तो आज का जो हमारा लेक्चर है जी, ये है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो मुखफ़्फ़ इस्तेमाल किया जाता है वो एआई का किया जाता है। तो अगर किसी जगह पे एआई लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जा रही है। अब चूँकि लफ्ज़ हम इसकी अगर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये जो हमारा दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है बेसिकली। एक आर्टिफिशियल और दूसरा इंटेलिजेंस। अगर आर्टिफिशियल की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल का लफ्ज़ी मतलब जो उर्दू में बनता है वो है मसनूई, जो एक्चुअल नहीं है। तो आर्टिफिशियल का जो है वो ये वाला मतलब होता है। तो मैं इसलिए उर्दू में अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं तो मैं इसकी ये बात करूंगा कि हम बात कर रहे हैं मसनूई चीज़ की, जो कि अल्लाह ताला ने नहीं बनाई, वो एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है। दूसरा जो इसमें लफ़ज़ है वो लफ़ज़ है जी इंटेलिजेंस का। अब इंटेलिजेंस का जो लफ़ज़ है इसका मतलब होता है ये कोई एक बेसिकली इंटेलिजेंस पूरा कंसेप्ट है, जिसको मैं शायद कोई एक लफ्ज़ में जो है उसको बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अमूमी तौर पर हम इंटेलिजेंट उसको कहते हैं जो अपनी फ़ील्ड में एक्सपर्ट होता है, जिसको अपनी फ़ील्ड का अच्छा नॉलेज होता है, जिसका अपनी फ़ील्ड में एक्सपीरियंस अच्छा होता है, और वो उसमें जो है वो थिंकिंग पावर उसकी अच्छी होती है अपनी फ़ील्ड के लिहाज से, हम उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। मैं मज़ीद अगर इस इंटेलिजेंट को बयान करूँ तो देखें, सपोज़ हम करते हैं कि एक डॉक्टर है और डॉक्टर जो है वो हम कहते हैं यार बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत काबिल डॉक्टर है। तो लेकिन अगर हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी है और मुझे बताएं जी इसके लिए कौन कौन सी दफ़ा लगती है, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस उस फील्ड का नहीं है। वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसका अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है। उसको डॉक्टरी का आप पूछ लेंगे, वो बहुत अच्छा आपको जवाब देगा, लेकिन चूंकि आप उससे दूसरी फील्ड की बात कर रहे हैं जो कि इसकी एक्सपर्टीज़ में नहीं है, तो इसलिए वो हम ये नहीं उसको कह सकते कि जी वो अब एक अच्छा वकील भी है। तो इंटेलिजेंस बेसिकली एक फील्ड का अच्छा नॉलेज जो होना है वो आपको इंटेलिजेंट कहलवाता है। आप उसको इंटेलिजेंट इसीलिए कह रहे थे क्योंकि उसके पास अपनी फील्ड का अच्छा नॉलेज था। अब उस डॉक्टर को हम ये तो नहीं कह सकते हमने क्रिमिनल एक्टिविटी पूछी है वो उसको नहीं पता चली तो हम उसको ये कह दें कि नहीं ये एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो इसमें लिखी गई है, इनकी जो दूसरी डेफिनेशन लिखी गई है, दूसरी डेफिनेशन को मज़ीद एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज़ और जो मैं यहाँ पे अब आपको बताना चाहूँगा वो ये कि अगर भाई इन दोनों लफ्ज़ों को अगर हम इकट्ठा कर लें, हमने अभी बात किया की थी मसनूई, और इंटेलिजेंस का मतलब हमने निकाला था अकल, ठीक है, शऊर वाला बंदा। तो अगर मैं इन दोनों लफ्ज़ों का इकट्ठा कर लूँ तो इसका लफ्ज़ी मतलब अब क्या बनेगा, मसनूई अकल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या बनता है, मसनूई अकल। अब मसनूई अकल हम इसे क्यों कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि हम मशीन में सोचने समझने की ताकत नहीं है, हम ये चीज़ जो है वो आर्टिफिशली उसमें इंजेक्ट करते हैं। कैसे इंजेक्ट करते हैं, ये पूरा कोर्स हमारा इसी पे डिपेंडेंट है कि हमने मशीन को किस तरह इस काबिल करना है कि वो सोचने और समझने की सलाहियत जो है वो उसमें आ जाए। ठीक है जी। तो इन दोनों लफ्ज़ों को जो है वो इकट्ठा करने से हमें इसका मतलब जो है वो वाज़िया हो जाता है कि हमने किसी मशीन में जो है वो मसनूई अकल जो है वो पैदा करनी है। ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, जैसे कि आपने जो नंबर 2 पॉइंट है स्लाइड नंबर 2 पे मेंशन किया गया, और इसमें हम यही करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि एक इंसान जिस तरीके से सोच सकता है, एक इंसान जिस तरीके से डिसीजन ले सकता है, एक इंसान जिस तरीके से बिहेव करता है, उसी तरीके से जो है हमारी मशीन भी काम करना शुरू कर दें। तो इसलिए अब ये सारी चीज़ें जो कि मशीन में कुदरती नहीं है, हमने आर्टिफिशियली उसमें क्रिएट करनी है, इसलिए हम कहेंगे कंप्यूटर साइंस की इस ब्रांच को हम जो है वो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कहते हैं। अब अगर हम स्लाइड नंबर 3 की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये इस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ क्यों करें, आखिर ऐसी इसमें क्या चीज़ है कि हम हमें इसे यूज़ करना चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सारी बातें हम लोगों ने जो है वो आपकी स्लाइड नंबर 3 में मेंशन की है।
पहली तो ये कि हम मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए, और ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये हमारी रूटीन लाइफ में बहुत काम आते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने हेल्थ इश्यूज़ के पे अगर बात करते हैं, तो हम अपने हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो है वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे बाहर के ममालिक में, ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ में, जहाँ पर जो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी मेडिकल की सस्ती नहीं है, जहाँ बहुत महंगी है। कुछ तो ऐसे हैं जहाँ पर तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं वहाँ पर। तो अब दूसरा ये कि फिर डॉक्टर्स जो हैं, मेन जो हम उनकी सिटीज़ हैं उनमें तो डॉक्टर्स हैं, लेकिन जो थोड़ी सी दूर उनके कस्बे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स इतने नहीं हैं, और उनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करना पड़ता है अगर किसी डॉक्टर के पास या अच्छे हॉस्पिटल में जाना हो। तो उनको ऑनलाइन सर्विस ये वाली प्रोवाइड की जाती है कि उनको कुछ वेबसाइट्स हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, वो अपने सिम्टम्स लिखते हैं कि हमें ये सिम्टम्स हैं, तो वो वेबसाइट जो है वो उनको इंडिकेट करती है कि आपको इस बीमारी के खदशात हो सकते हैं और इसके लिए ये वाली मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें। तो अब हमने सॉफ्टवेयर, वो वेबसाइट बेसिकली क्या है, वो वेबसाइट एक सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर के तहत जो है वो सारे का सारा ये वाला काम करवा रहे हैं। अब दूसरा जो इसमें हम बात करते हैं, हम अपने पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मैं गूगल असिस्टेंट की बात करूं, आप बहुत ही एक आम होना शुरू हो गया कि आप सिंपल गूगल पे जाके जो है आपके डिवाइसेस जो हैं, जो एंड्रॉयड डिवाइसेस हैं, आप वहाँ पे कहते हैं जी कि मैंने फ़लाँ शख्स को कॉल कर दें, तो वो फ़ौरन आपका मोबाइल उस पर कॉल कर देता है। इसी तरीके से अगर आप किसी एप्लीकेशन का कहते हैं तो वो एप्लीकेशन भी ऑन कर देता है। तो ये किस तरीके से उसको पता चलता है? अब ये कहने को तो बड़ी सादा सी बात है जी कि उसने कहा और मशीन ने कर दिया, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको डीपली समझें तो ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है। मुश्किल चीज़ कैसे है कि देखें, अगर जो मेरे बोलने का अंदाज़ है, क्या वही अंदाज़ हर एक शख्स का है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर शख्स के बोलने का अंदाज़ अलग-अलग है। अब अगर अंदाज़ अलग-अलग है, तो हमारे अल्फाज के तलफ़ुज़ भी अलग-अलग हो जाएंगे, हमारे बोलने का स्टाइल अलग-अलग हो जाएगा। तो मशीन हर एक के तलफ़ुज़ को, हर एक के स्टाइल को कैसे समझ लेती है? उसके लिए तो ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। दूसरी बात, हमारे बोलने की पिच बहुत अलग-अलग है। कुछ लोगों की पिच हाई होती है, कुछ की लो होती है, तो आपकी मशीन उसको भी समझती है। तो हर एक की वॉइस को समझना एक मुश्किल टास्क है, जो कि अब एक आम सी बात होगी। अगर आप सीरी की बात करते हैं तो सीरी में भी इस तरह की बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि आपकी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं। बल्कि लिटरली मैंने लास्ट टाइम एक देख रहा था वीडियो, और उसमें कुछ ऐसा ही था कि कॉल की जा रही है और गूगल के असिस्टेंट को यूज़ करते हुए, और वो गूगल असिस्टेंट से कहा गया कि एक मेरे लिए होटल जो है वो रिज़र्व करवा दें। अब वो कॉल की गई है गूगल असिस्टेंट की तरफ से उस होटल में जो उसने बताया, उसमें कॉल की गई है, और वहाँ पे प्रॉपर जो सेशन था वो सेशन सुनाया गया। वो बड़ा ज़बरदस्त सेशन था कि उन्होंने कहा जी कि मैं फ़लान टाइम पे बुक करवाना चाह रहा हूँ, तो उसने कहा जी कि इस वक्त तो वो टेबल फ्री नहीं है। तो वो गूगल असिस्टेंट उसको आगे से जवाब देता है, अच्छा, इनके जैसे हम करते हैं ना, स्टाइल होता है हमारा, वो उस तरीके से उसको जवाब देता है और फिर कहता है जी कोई मुझे और अल्टरनेट आप बता दें। तो बड़ी ज़बरदस्त वो कन्वर्सेशन उसने की है। अब ये सारी की सारी क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि एक मशीन जो है एक इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रही है और उसके मुताबिक जो है अपने जवाब दे रही है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो रोबोटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर एक इंसान काम नहीं कर सकता। मैं मिसाल देता हूँ कि जैसे आपकी ये फायर ब्रिगेड की अगर मैं बात करता हूँ, आग बुझाना एक बहुत मुश्किल काम है। अगर एक इंसान की जान को दांव पे लगाने से क्या ये बेहतर नहीं है हम किसी मशीन को वहाँ पे भेज दें और मशीन जहाँ पर जाए वो उसके मुताबिक काम कर ले। मैं इसकी एग्जांपल दूसरी यूँ देता हूँ कि कुछ एक बच्चे थे, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था। वो प्रोजेक्ट ये था कि पूरे कमरे में एक जगह पर वो कैंडल को जो है वो जला देते थे। अब एक रोबोट था और उस रोबोट के ऊपर उन्होंने एक टैंक रखा हुआ था, उसकी बैक पे जैसे हम बस्ता पहन लेते हैं, तो वो वहाँ पे वो टैंक था। अब रोबोट ने देखा पूरे कमरे में और उसने सेंस किया कि इस वक्त आग कहाँ पे लगी हुई है, तो वो कैंडल को उसने सेंस कर लिया और वो सीधा वहाँ पे गया और वहाँ पे जाके जो उसकी टैंक में पानी था वो उसने उसके ऊपर पानी जो है वो फेंक दिया, जिसके नतीजे में वो कैंडल बुझ गई। अब जब वो बुझ गई तो वो रोबोट वापस आ गया। तो इस तरीके से हम बहुत सारी और जगह पर जहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये रिस्की इन्वायरमेंट है, जैसे कि आपकी जो जंग में अगर हम बैटल फील्ड में
में बात करते हैं, तो एक इंसान को भेजना कि जाए और जंग लड़ के आए, तो क्या उससे बेहतर नहीं है कि हम लोग जो हैं वो एक रोबोट का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इस अब वक़्त के साथ-साथ फिर टेक्नोलॉजी जैसे-जैसे चेंज होती जा रही है ना, इनमें नई सी नई चेंजिंग्स भी आ रही हैं, नई सी नई अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं। आप जैसे अगर हम बात करते हैं तो आने वाले दौर में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे जो आज शायद हम सपोज़ करते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, लेकिन आने वाले दौर में वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से मुमकिन हो पा रही होंगी। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बात करें कि ये किन किन चीज़ों के ऊपर जो है ये डिपेंड करती है, या इसके पिलर्स की बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर हम लोगों ने करनी है तो उसके लिए हमें किस तरह के जो है वो चीज़ों को समझना चाहिए, तो वो एक नहीं है। अगर मैं किसी एक चीज़ पे कहूँ जी, अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आप जी आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को इसमें समझना होता है। वो सारी चीज़ों को अगर मैं मेन नाम लेता हूँ तो उनमें ये स्लाइड में जैसे सबसे आखिरी 2 लाइन्स में वो मेंशन की गई है, ये रीज़निंग है। रीज़निंग क्या होती है कि एक चीज़ जब की जाती है तो उससे आप बाकी चीज़ों को जो है वो निकाल लेते हैं, जिसे हम मंतक भी कहते हैं उर्दू में, अगर मैं आपको समझाने के लिए बात करूँ। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी एग्जांपल कुछ ये है कि एक गांव का चौधरी था, और वो शहर गया, शहर में एक पढ़े लिखे शख्स के पास गया और उसे जाके कहता जी कि मुझे समझ में नहीं आता कि शऊर किसे कहते हैं और मंतक किसे कहते हैं। तो उसने कहा जी कि जो लोग मंतक निकाल सकते हैं उनका शऊर अच्छा होता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जी आप क्या बात कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रोफेसर ने उससे पूछा कि आपके घर कुत्ता है? उसने कहा जी बिल्कुल कुत्ता है। उसने कहा जी अगर कुत्ता है तो इसका मतलब है फिर आपके घर जानवर भी होंगे, आपने उसकी रखवाली के लिए रखा होगा। कहता जी बिल्कुल माशाल्लाह हमारे घर जानवर भी हैं और बड़े अच्छे खासे जानवर हैं। कहते जी अगर अच्छे खासे जानवर हैं तो इसका मतलब है आपके पास ज़मीन भी काफ़ी अच्छी खासी होगी। उसने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीन भी काफ़ी ठीक ठाक है। तो उसने कहा जी इसका मतलब ये है कि आपको पैसे की जो है वो कमी नहीं है, आप जो है वो साहब हसीयत शख्स हैं। उसने कहा जी बिल्कुल ये वाली बात ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला? उसने कहा जी कि मुझे जो आपने पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था कि आपके घर कुत्ता है, मैंने वहाँ से सारी चीज़ें ड्रॉ की हैं, मैंने वहाँ उसके मंतकी नतीजे जो है उस निकालता रहा हूँ। तो इसी को अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको रीजनिंग कहा जाता है। दूसरी चीज़ जो है वो लर्निंग है। लर्निंग क्या है? जब एक आप एक फील्ड को समझते रहते हैं, आप एक फील्ड में काम करते रहते हैं, एक फील्ड, तो उससे वो लर्निंग जो होती है, जो उसके आपका इल्म होता है, वो भी आपकी इंटेलिजेंस में जो है वो अपना रोल प्ले करता है। ये बिल्कुल ऐसी ही बात हो गई कि जैसे आप कंप्यूटर साइंस में अगर हम आज से 3-4 साल पहले की जो बात करें, उसके नॉलेज और आपके नॉलेज में आप में फ़र्क आया होगा। फ़र्क क्यों आया? क्योंकि अब आप लर्निंग कर रहे हैं, आप आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस में इजाफा कर रहा है। सेम ये चीज़ अगर आप बच्चे में बात करते हैं, जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी चूँकि कम चीज़ें उसने देखी होती हैं, कम चीज़ें उसने सीखी होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये मासूम है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो नई नई चीज़ें सीखता है और नई नई चीज़ों को पढ़ता है, तो वो उसकी लर्निंग में इजाफा होता है। वो जितनी ज़्यादा लर्निंग होती है वो उतने अच्छे डिसीजन ले सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसमें अच्छी होनी चाहिए, परसेप्शन उसकी अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है वो हमें मदद देती हैं मस्नूई अक्ल पैदा करने के लिए। अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ उसके नुकसान भी होते हैं। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ फ़वाइद भी हैं और कुछ उसके जो है वो नुकसानात भी हैं। अब इसके फ़वाइद क्या हैं? वो सारे स्लाइड नंबर 5 पे लिखे गए हैं और ये चंद एक उनमें से लिख दिए गए हैं स्लाइड नंबर 5 पे। हम कहते हैं हाई एक्यूरेसी, इसकी एक्यूरेसी बड़ी अच्छी होती है और स्पीड, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होती हैं उन मशीन्स में जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होती हैं। मैं इसकी मिसाल कुछ ये देता हूँ, आप कंप्यूटर को देखें अगर काम करते हैं तो कंप्यूटर थकता नहीं है, आप इसे 10 घंटे चला लें, मशीन है ना, आप उसको कैलकुलेशन पे लगा दें, वो सारा दिन कैलकुलेशन करती रहेगी, वो नहीं थकेगी। उसकी ना एक्यूरेसी में फ़र्क आएगा ना उसकी स्पीड में फ़र्क आएगा।
क्यों फ़र्क नहीं आएगा? मशीन है, मशीन ने क्यों थकना? और अगर यही काम मशीन जो है वो मसनूई अक़ल भी रखती है, वो आर्टिफ़िशियली इंटेलिजेंट भी है, तो वो मशीन ही ना। तो इसलिए वो अगर सारा दिन भी काम करती रहेगी तो उसकी एक्यूरेसी, स्पीड में फ़र्क नहीं आएगा। और अगर इन 2 चीज़ों में फ़र्क नहीं आता, आप कहते हैं एक्यूरेसी बड़ी ज़बरदस्त है, उसकी स्पीड बड़ी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि हम उसे रिलायबल भी कह सकते हैं। रिलायबिलिटी भी बड़ी आ जाती है इनमें। यूज़फुल फॉर रिस्की एरियाज़, हम रिस्की एरियाज़ में इसको बड़ा आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसकी मिसाल कुछ यूँ देता हूँ, जैसे इस स्लाइड में भी आपके मेंशन किया गया है कि बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है, आप कहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसानी जान को ख़तरे में डालें। आप उसके लिए आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट का कोई एक रोबोट जो ये वाला काम बड़ी आसानी से कर सकता है। इसके अलावा डिजिटल असिस्टेंट के तौर पर भी जो वो बड़ी आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और जैसे अभी हमने बात की कि आप अपने जो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से ई-कॉमर्स में बहुत सारी वेबसाइट पे इस्तेमाल होता है। बल्कि आजकल एक जो नया है वो चैट रिपोर्ट क्या है? पहले एक अगर आप कुछ जो अच्छी कंपनीज थी वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कुछ अपने एम्प्लॉयज़ को डिप्यूट करते थे कि जो कोई भी क्यूरी करेगा आप उस क्यूरी को आंसर करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक अपने एम्प्लॉयज़ को डिप्यूट किया होता था। लेकिन अब वो जगह किसने ले ली है? वो एक रोबोट ने ले ली, वो एक कंप्यूटर ने ले ली, वो एक सॉफ्टवेयर ने ले ली। अब हम उसे कहते हैं चैट रिपोर्ट। वो क्या होता है कि जैसे ही आप कोई उसको क्यूरी करते हैं तो वो रोबोट आपको आंसर करता है आपकी क्यूरी के मुताबिक। आगे आप पूछना चाहते हैं जी कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, वो आपको उसकी प्राइस बताता है। आप पूछते हैं उसके फ़ीचर क्या है, वो आपको उसके फ़ीचर बताता है। अगर वो उससे कहीं कंपैरिजन कर दें कि फ़लाँ चीज़, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कंपैरिजन भी आपको करके दे सकते हैं। आपके कॉल सेंटर्स में जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ आना शुरू हो गई है कि रोबोट्स आपको बेसिकली जो है वो गाइड कर रहे हैं और आप उनके तमाम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और जब वो समझते हैं कि अब ये इस लेवल पर है कि इसको एक रोबोट हैंडल नहीं कर सकता, तो वो उसके लिए उन्होंने फिर वो कॉल जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं एक ह्यूमन बीइंग की तरफ कि वो अब इसको जो है वो आंसर कर ले। तो उससे क्या हुआ कि पहले अगर उन्हें 50 लोग हायर करने पड़ते थे और वो टीम 50 लोगों की थी, तो अगर वो इस तरीके से आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट कोई असिस्टेंट जो है वो वहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो वो 50 बंदों की टीम की बजाय सिर्फ 10 बंदे भी अगर रह जाएंगे तो वो काम कर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं यूज़फुल एज़ ए पब्लिक यूटिलिटी, आप बिल्कुल इसको पब्लिक यूटिलिटी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करना, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करना, कि आप किसी और मुल्क जाते हैं, आप कहते हैं जी कि हमें वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, वहाँ के लोगों को यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, तो आप बड़ी आसानी से जो है वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एडवांटेजेस इसके देख लिए, लेकिन इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हाई कॉस्ट है, कि अगर हम अभी जो करंटली इस सिनेरियो में जो अब हम बात आपसे कर रहे हैं, तो आजकल के दौर के लिहाज से जो है ये बड़ी हाईली कॉस्ट इसकी एप्लीकेशंस होती हैं। बहुत देर, बड़ा स्पैन, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं किसी एक रिसर्च को जो है वो कंप्लीट करने के लिए। मैं इसकी एग्जांपल कुछ यूँ देता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक यूरोपियन कंट्री बनाना चाह रही है कि जो कि सॉफ्ट गेस्चर जो है वो नोट करे। सॉफ्ट गेस्चर ह्यूमन बीइंग के क्या होते हैं कि चलने का अंदाज़ क्या है, और उसके बोलने का अंदाज़ क्या है, उसकी कुछ ख़ास आदतें होती हैं, जैसे बोलते वक़्त क्या है जी कि कोई लोग कान को हाथ लगाते हैं, कुछ सोचते वक़्त सर पे ख़ारिश कर लेते हैं। तो इस तरह के गेस्चर से रिकग्नाइज़ किया जाए, और ये तकरीबन कोई 15 साल का प्रोजेक्ट है। आप इसे अंदाज़ा करें कि ये कितना बड़ा स्पैन इसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो उसके लिए 15 साल में पैसे भी लगेंगे, उस पे एम्प्लॉई भी मौजूद हैं, तो ये बहुत लंबी जो है इसकी कॉस्ट आती है और इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ये तो एक इसका डिसएडवांटेज है। और दूसरी बात ये होती है कि जब हम एक मशीन को ट्रेन कर लेते हैं ना किसी ख़ास चीज़ के लिए, ट्रेंड कैसे करते हैं, हम आगे इस कोर्स में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जिसमें हम उसे ट्रेंड कर लेते हैं। मैं इसकी कुछ यूँ समझ लें कि अगर एक वेबसाइट है जो कि आपको मेडिसिन प्रोवाइड करती है, तो वो सिर्फ मेडिसिन ही की इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। अगर आप उससे कोई और एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हैं, आप उससे पॉलिटिक्स पर डिस्कस करें, तो वो शायद आपको प्रॉपर जवाब ना दे सके। और तो वो और अगर
एक तो वो अपनी फील्ड से हट के आपसे बात नहीं कर सकती, दूसरी जितनी चीज़ें हमने उसे सिखा दी हैं उससे ज़्यादा की कोशिश बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो उससे ज़्यादा काम ही नहीं कर सकती हैं। तो थिंक आउट ऑफ बॉक्स वो चीज़ उसमें नहीं है। अगर हमने किसी को कह दिया कि ठीक है जी कि इस रास्ते पे चलना है, कि आपने जी पहले 4 कदम सीधे जाना है, उसके बाद आप लोगों ने लेफ़्ट हैंड हो जाना है, तो अब वो मशीन हमेशा ही ऐसे करेगी, वो कुछ और काम नहीं कर सकती है। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसमें नहीं है। अगर इसके बाद फीलिंग्स नहीं है, उसमें इमोशंस नहीं है। हम जितनी भी अभी तक मशीन्स की बात कर रहे हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है। और जो एक और प्रॉब्लम आ रहा है वो कि इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन मशीन। अब हम मशीन डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारी फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं सिर्फ इस वजह से कि हम मशीन डिपेंडेंट हो गए हैं। और इस मशीन डिपेंडेंट होने की वजह से हमें मुआशरती तौर पर बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ रहा है। सबसे आखिरी जो पॉइंट है इसमें वो है जी नो ओरिजिनल क्रिएटिविटी। तो ओरिजिनल क्रिएटिविटी नहीं है इसमें। आपने एक दफ़ा जो चीज़ उसमें फीड कर दी है वो उसी के मुताबिक काम करता जा रहा है, वो उससे हट के काम नहीं कर रहा है, तो इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती है। डिसएडवांटेजेस के बाद अगर हम बात करते हैं तो वो है हिस्ट्री की। तो अगर हमें इसकी हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए, तो स्लाइड नंबर 7 पे अगर आप देखें तो इसकी हिस्ट्री मौजूद है। तो ये काम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अगर हम बात करें तो जो शुरू में बात हुई है स्टार्ट, वो बेसिकली 1943 में हुई है। और उस वक़्त एक पेपर आया था जिसमें कुछ इस तरह की बात की गई थी कि जैसे इंसान के दिमाग के अंदर कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सोचने और समझने की सलाहियत रखते हैं, उसको डिस्कस किया गया था। तो 1943 में की ये बात है। तो उसके बाद इस पर काफ़ी काम होना शुरू हो गया। तो 1950 में एक और रिसर्च पेपर आया था। ये रिसर्च पेपर में एक मशीन का जिक्र किया गया था और इसके चूँकि ऑथर थे ट्यूरिंग, तो इसलिए जिस मशीन का इन्होंने जिक्र किया हमने उसका नाम भी जो है वो ट्यूरिंग मशीन रखा। वो ट्यूरिंग मशीन क्या करती थी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उन्होंने जो अपना कंसेप्ट उस पेपर में जो है वो दिया था, उसकी बिहाफ पे जो मशीन बनी उसको भी फिर हम लोगों ने ट्यूरिंग मशीन का नाम दे दिया था। अब ये मशीन थी क्या? ये बेसिकली था कि जी क्या एक मशीन सोचने और समझने की सलाहियत रखती है? कैन अ मशीन थिंक लाइक अ ह्यूमन बीइंग? को इस तरह करके इसका कोई जो है वो मेन जो इसका कंसेप्ट था उस मशीन का और पेपर का, वो ये वाला था। और इसमें होता क्या था कि एक जगह पर एक कंप्यूटर मौजूद है और दूसरी जगह पर एक इंसान मौजूद है और तीसरी जगह पर एक और इंसान मौजूद है। अब मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा स्लाइड में भी देखें तो 1950 की जो स्लाइड है, 1950 की तस्वीर। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एक बात करूँ आपसे और, तो आप बल्कि स्लाइड नंबर 15 पे आ जाएं। स्लाइड नंबर 15 पे जो है वो ट्यूरिंग टेस्ट की एक तस्वीर आ रही है, तो वहाँ से मैं आपको ये ज़्यादा बेहतर समझा सकता हूँ। अब अगर आप स्लाइड 15 को देखें तो उसमें 3 बॉक्सेस बने हुए हैं। एक साइड पे हम कहते हैं कंप्यूटर ए है, दूसरी पर एक ह्यूमन है जो कि प्लेयर बी है हमारा, और तीसरी जगह पर एक और ह्यूमन है जिसे हमने इंटेरोगेटर का नाम दिया और उसके लिए हमने कहा ये प्लेयर सी है। अब हो क्या रहा है कि जो प्लेयर सी है ना, जो इंटेरोगेटर है, वो कुछ सवाल करता है। वो सवाल जो है वो प्लेयर ए के पास भी जाएगा, बी के पास भी जाएगा। एक ही सवाल है। जैसे सपोज प्लेयर सी ने पूछा हाउ आर यू। अब ये सवाल दोनों पे चले गया, प्लेयर बी के पास भी और प्लेयर ए के पास भी, दोनों ने उसको जवाब दिया। इसी तरीके से प्लेयर सी फिर कुछ सवाल पूछता है, वो दोनों के पास चले जाता है। एक ही सवाल है, वो दोनों के पास जा रहा है और दोनों उसका जवाब दे रहे हैं। और इस गेम में ये किया जा रहा है कि कितनी देर बाद प्लेयर सी को पता चलता है कि जो मुझे जवाब दिया जा रहा है वो इनमें से कौन सा ह्यूमन बीइंग है और कौन सा जो है वो एक कंप्यूटर है। तो इस चीज़ को जो है वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए हम लोगों ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया हुआ है। तो ज़रा आप इसको दोबारा तस्वीर को देखें और जो मैंने आप इसको यूं कह लें कि ये तीनों अलग-अलग कमरों में मौजूद हैं और किसी को नहीं पता कि इनमें से कौन मशीन है और कौन जो है वो एक इंसान है।
किसी को किसी के बारे में नहीं पता। तो सी जो है प्लेयर इसमें, वो बेसिकली अपने जो उसने सेशन कंडक्ट किया अभी क्वेश्चन आंसर्स का, उससे ये डिसाइड करने की कोशिश करता है कि मुझे जो आंसर कर आ रहे हैं उनमें से ह्यूमन बीइंग कौन सा है और उसमें से मशीन कौन सी है। तो ये जो एक टेस्ट है वो इसलिए कंडक्ट किया गया कि क्या वाकई ही एक मशीन इंसान की तरह काम कर सकती कि नहीं कर सकती। तो अगर तो देखें इस कन्वर्सेशन को हम कहते हैं कि 3 से 4 मिनट लग गए, तो इसका मतलब क्या है कि इतनी देर तक एक कंप्यूटर ने जवाब बिल्कुल वैसे ही दिए हैं जैसा कि एक इंसान दे रहा है। तो उसमें सोचने समझने की सलाहियत मौजूद है तो वो दे रही है ना जवाब। तो इसमें बेसिकली जो सी है वो इंटेरोगेटर है, जिसने इंटेरोगेट करना है कि इन मुझे जो दो सोर्सेज से जवाब आ रहा है इनमें से कौन सा सोर्स जो है वो कंप्यूटर है और कौन सा सोर्स जो है वो एक इंसान है। क्योंकि इसको नहीं पता कि प्लेयर ए इंसान है या प्लेयर बी इंसान है, इसको नहीं इलम है। अब जो कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो हिस्ट्री की बात हम वापस अपने उसी स्लाइड पर जाते हैं जहाँ पर हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे। तो स्लाइड नंबर 7 पे मैं वापस आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें कब हुई थी? ट्यूरिंग मशीन जो बेसिकली बनी, जिसमें और ये मशीन जो है एक ट्यूरिंग टेस्ट लेती थी, वो 1950s में ये वाला सारा का सारा काम हुआ। और उसके बाद फिर 1956 में बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस जो है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थी, उसका वजूद आया, उसका एक अदारा बनाया गया जो काम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से करता था। तो चूंकि एक अदारा बन गया तो इसलिए फिर उस पर मज़ीद जो है वो काम होना शुरू हो गया। 1966 में जो है वो एक चैट रोबोट बना था जिसका नाम अलीज़ा था। अलीज़ा एक चैट रोबोट था, आप उसके साथ जो है वो चैट कर सकते थे। तो ये अभी भी अवेलेबल है, आप इसको आसानी से जो है वो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस पर चैट करें, आप उससे सवाल पूछें, वो आपको जवाब उसकी मशीन प्रोवाइड करेगा। तो ये एक चैट बोर्ड बना था, और ये चूँकि एक इंसान से कम्युनिकेशन कर लेता था और आर्टिफिशली इंटेलिजेंट था, तो ये एक बड़ा ही जो है वो एक कहते हैं कि बहुत मुस्बत चीज़ थी जो उस दौर में सामने आई, कि जिसमें इस चीज़ को मज़ीद वाज़ह किया गया कि कंप्यूटर भी जो है, एक मशीन भी जो है, वो इंसान की तरह काम कर सकती है। फिर 1972 में एक और रोबोट बनाया गया जिसको वी रोबोट कहा जाता था। ये पहले की निस्बत जो हम पहले जितने रोबोट बनाए थे उनसे ज़्यादा अच्छा जो है इसकी वर्किंग की सलाहियत थी। लेकिन 1972 के बाद प्रॉब्लम आ गई 1974 में। 1974 से जो 80 तक का 6 साल जो थे, हम उसे कहते हैं कि ये एआई विंटर था। एआई विंटर इसलिए इसको कहा जाता है कि इस दौर में एआई के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा फंडिंग नहीं दी जाती थी, और जिसकी वजह से फंड्स कम होने की वजह से इसका काम जो है एआई के प्रोजेक्ट्स पे वो बहुत ज़्यादा रुक गया था। और चूँकि वहाँ पे विंटर में छुट्टियाँ होती हैं तो इसलिए वो यही कहते हैं कि ये इसका विंटर था, कि एआई में काम नहीं हो रहा, तो मतलब है कि एआई छुट्टियों इस ये फील्ड में छुट्टियाँ हो गई हैं, तो इसलिए इसे कहते हैं कि ये फर्स्ट एआई थी। फर्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बाद यही फिर स्पैन जो है वो 1987 से 93 तक भी चला था कि प्रोजेक्ट्स की फंडिंग नहीं हो रही थी, कोई अदारा एआई के प्रोजेक्ट पे फंड करने को तैयार ही नहीं होता था, इन्वेस्टमेंट ही नहीं आ रही थी। तो जब ऑब्वियसली किसी एक फील्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो उसमें काम भी नहीं होगा। तो ये फर्स्ट था, पहला दौर आया था स्लंप का, तो इसलिए उसे कहते हैं फर्स्ट एआई विंटर। लेकिन 1980 में ये स्लंप बेसिकली तोड़ा एक्सपर्ट सिस्टम ने। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, ये हमारा पूरा एक टॉपिक है, लेकिन वक्ती तौर पे यूँ समझ लें कि कुछ ऐसी मशीन्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो एक ख़ास फील्ड में बहुत ज़्यादा महारत रखते हो, और हम उसे कहते हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम है। मिसाल के तौर पर अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक वेबसाइट है और आप उससे अपने जो मुल्क के कवानीन हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो वो एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक्सपर्ट है, जो आपको कवानीन के हवाले से हेल्प कर सकता है, तो वो एक एक्सपर्ट सिस्टम है। एक्सपर्ट सिस्टम कैसे बनता है, इसकी क्या किस्में हैं और इसकी खूबियाँ क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, ये पूरा एक हमारे पास टॉपिक है जो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद का जो दौर आया 1997 का, ये बहुत ज़बरदस्त था। इसमें बेसिकली एक जो है वो
कंप्यूटर बनाया गया था जिसे हम कहते हैं डीप ब्लू। ये आईबीएम जो कंपनी है ये उसने बनाया था, और ये पहला जो कंप्यूटर था जिसने उस दौर के जो चेस चैंपियन थे उसको हरा दिया था डीप ब्लू ने। ये एक प्रोजेक्ट था बेसिकली, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट था इसमें। ये डीप ब्लू की अगर मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊं, बेहतर तो ये है कि आप इसको खुद से एक दफ़ा पढ़िएगा अभी इंटरनेट पे कि ये डी ब्लू क्या था। थोड़ी सी इसकी मैं आपको हिस्ट्री वैसे बता देता हूँ। ये कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये एक प्रोजेक्ट किया था कि कुछ मशीन शतरंज खेलेगी जैसे कि एक इंसान खेल सकता है। वो कुछ अच्छा था। आईबीएम वालों ने उन स्टूडेंट्स को भी हायर कर लिया, तो उनके प्रोजेक्ट को ही फिर उन्होंने आगे कैरी किया। जो मशीन बनाई फिर उसका नाम भी उसके प्रोजेक्ट के नाम पे रख दिया डी ब्लू। तो डी ब्लू एक कंप्यूटर था जो कि शतरंज खेलता था। अब जब इसका पहला मुकाबला हुआ, मुझे अब उसकी डेट एग्जैक्टली ज़हन में नहीं है, तो उस वक्त इसने जो वर्ल्ड चैम्पियन था उससे इसके कुछ 6 से 7 जो हैं वो सेशन हुए थे। उनमें से कुछ पे मशीन जीत गई और कुछ पे जो है वो इंसान जो उस वक्त का चैम्पियन थे, वर्ल्ड चैम्पियन, वो जीत गए। एक दो ड्रॉ भी हुए, लेकिन ओवरऑल जो तादाद थी वो ह्यूमन की ज़्यादा थी। तो अगले साल दोबारा जो है वो उन्होंने इसको इन्हांस किया, उसमें मज़ीद जो है वो बेहतरी लेके आए। दोबारा वो जो वर्ल्ड चैम्पियन थे चेस के उसके साथ उसको खिलाया गया। तो फिर कुछ ऐसी सूरत हाल थी, कुछ मशीन जीती, कुछ इंसान जीता और कुछ ड्रॉ हुए, लेकिन ओवरऑल जो तादाद बनी वो मशीन के जीतने की ज़्यादा थी। तो ये आईबीएम का एक प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने आईबीएम डी ब्लू का नाम दिया गया था, और इसका बहुत ज़्यादा जो है वो फिर चर्चा भी हुआ था कि एक इंसान को हरा दिया है एक मशीन ने। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से फिर बूम बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। बूम की अगर हम नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो 2002 में एक और रोम्बा, बेसिकली ये एक वैक्यूम क्लीनर था जो बनाया गया। अब वैक्यूम क्लीनर को आप जो है उसका स्केड्यूल कर देते थे। उस स्केड्यूल टाइम पे वो खुद ब खुद काम करता था कि पूरे घर में घूमता था, जहाँ जहाँ कोई डस्ट जो चीज़ होती थी ज़मीन पे वो उसको सक कर लेता था और वापस अपने जो है जहाँ पे उसको पॉइंट किया गया होता था वो वहाँ पे वापस भी आ जाता था। अब अगर रास्ते में इसकी बहुत सारी हर्डल्स आती थी, जैसे सीढ़ियाँ आ गई, तो वो सीढ़ियों को भी टैकल करता था। अगर कोई सोफ़ा है, कोई कुर्सी है, कोई और 100 चीज़ें हमारे घर में पड़ी होती हैं, तो वो उनको भी जो है उस लिहाज से अपने एंगल को चेंज करता था। तो इसकी कुछ मूवीज़ भी मौजूद हैं इंटरनेट पे, आप बिल्कुल रोम्बा के नाम से इसको सर्च कीजिएगा तो ये वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है वो आपको पता चलेगा। तो ये पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट था जो कि आम इंसान के लिए जो है वो किया गया था। इससे पहले जितनी भी हम बात कर रहे थे ना, वो सारे वो वाले प्रोजेक्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। आम शख्स जो है, एक मीडियोकर और एक आम शख्स के इस्तेमाल में वो चीज़ें नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ से बात जो है वो चेंज होना शुरू हो गई। फिर उसके बाद आईबीएम ने जो है वो एक मशीन बनाई और उसने क्विज़ जीत लिया, और जिसमें बहुत सारे सवाल जो हैं वो लॉजिकल थे। तो मज़ीद जैसे मैंने पहले बताया कि 1997 के बाद इसका बूम आ रहा था। फिर गूगल आ गया 2012 में। गूगल ने अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट की थी, चैट रिपोर्ट बनाए गए। अमेज़ॉन ने अपने कुछ सिस्टम बनाए। तो बर ये फिर ये ऑन ये सिलसिला फिर शुरू हो गया, और आज तक अगर हम देखें तो ये सिलसिला शुरू है। आए दिन हमने कोई ना कोई नई चीज़ सुनने को मिलती है जिसमें हम कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वो एम्बेड की गई है। हिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें तो स्लाइड नंबर 8 पर हम एप्लीकेशंस जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हैं तो हम उसकी बात करते हैं। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इस स्लाइड में जो मेंशन है, ये समझे उनमें से चंद एक मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं। बाकी अदरवाइज़ एआई की एप्लीकेशन बेतहाशा है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई भी अब ऐसी फील्ड नहीं है, कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें आप कहें देखें एआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा। आप अगर बैंकिंग की बात करते हैं, फ़िनांस की बात करते हैं, तो बिल्कुल उसमें एआई का इस्तेमाल हो रहा है कि आप किसी को लोन देने से पहले आप जज कर लेते हैं कि इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप इंश्योरेंस करने से पहले जो है वो मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं उसके बिहाफ पे ये जज कर सकते हैं कि इसको इंश्योरेंस इसकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। गेम्स में बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो रही है, जैसे भी मैंने चेस का बताया, आप शतरंज खेल सकते हैं। बेतहाशा गेम्स और ऐसी हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
इस्तेमाल की जा रही है। एस्ट्रोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो इन सब की अगर हम बात करें तो इनमें कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें अगर आप कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल नहीं हो। ये एजुकेशन में हता कि बहुत ज़्यादा जो है वो अब इस्तेमाल हो रही है। इसकी सबसे बड़ी अगर मैं आपको बात करूँ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप यूट्यूब पे अगर आप देखें, तो अगर आप एक ख़ास फील्ड पे सर्च करते हैं, आप कहते हैं जी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई टॉपिक चाहिए, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं इंट्रोडक्शन टू एआई। अब यूट्यूब पे बेतहाशा मूवीज़ पड़ी हुई हैं, लेकिन आपके सामने जो लिस्ट आती है ना, वो देखें सिर्फ उन्हीं की आती हैं जैसे आपने ऊपर नरेशन लिखी है। और ना सिर्फ वहाँ पर, बल्कि इसके साथ साथ जो आपकी रिकमेंडेड आ रही होती हैं, आप वहाँ पे भी देखें, वो भी सारी की सारी रेलिवेंट होती हैं। अगर आप उनके लिए पढ़ना बहुत आसान हो गया, अब आपके पास ट्रांसलेटर्स मौजूद हैं। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप गूगल पे जाके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको कोई और स्टडी में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब गैजेट्स ऐसे बन गए हैं जो कि आपको, जैसे मैथ के हवाले से बहुत सारे गैजेट्स बने हुए हैं जो कि आपको मैथ के हवाले से ट्रेंड करते हैं। ई कॉमर्स की बात करें, इंटरटेनमेंट की बात करें, इंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो मूवीज़ जो हैं वो पूरी की पूरी अब बनाई जाती हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बिहाफ पे आप बहुत सारी चीज़ों को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में वो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन आप उन चीज़ों को लेके आते हैं। आपके रोबोटिक्स में जो है, रोबोट्स क्या हैं? सिंपल मशीन्स जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती हैं। ऑटोमोटिव भी उसी की एक किस्म है। ऑटोमोटिव में, सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूँ, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें। आप किसी एक को रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके बाद आपको सजेशंस आना शुरू हो जाती हैं, और वो सजेशंस जो आती हैं वो बड़ी रेलिवेंट आ रही होती हैं आपको, कि जी ये आपका दोस्त तो नहीं, ये तो आपका दोस्त नहीं। और उनमें से अक्सर सजेशंस बड़ी वो वाली होती हैं जो कि वाकई ही हम कहते हैं कि बड़ी ज़बरदस्त आई हैं। आपके जो ऐड चलते हैं, आपके ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाए जा रहे होते हैं जिनको जो उस चीज़ में या उस प्रोडक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो सोशल मीडिया में बहुत सारी जगह पे जो है वो आपकी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा होता। डाटा सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल जी, डाटा सिक्योर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे एल्गोरिदम लिखे गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कि आपका डाटा सिक्योर करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी दुनिया में, वो उनमें से एक चीज़ आपका डाटा होगा, और उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके फिनेंशियल बैंक्स में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारा डाटा मौजूद है, और वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करना कि कोई और वहाँ पे जो है वो इंट्रूजन ना कर सके, तो इसके लिए एआई के बहुत सारे एल्गोरिदम जो हैं वो बनाए गए हैं। अब अगर स्लाइड नंबर 9 पे हम बात करते हैं तो उसमें फ्यूचर ट्रेंड्स लिखे गए हैं। ये जो पहले भी हम बात कर रहे थे वो बेसिकली थी बात कि हमारे पास कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब हम बात ये करने जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। तो आने वाले वक्त में बहुत सारी जगह पे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बल्कि अगर बहुत सारी जगह की बजाय मैं अगर यूँ कहूँ कि आपकी ज़िंदगी के हर शोबाजात में आपका जो है वो एआई का इस्तेमाल होगा, तो ये बात मेरा नहीं ख्याल कि बिल्कुल भी गलत होगी। 100% सही बात होगी कि आने वाले दौर में आप ज़िंदगी के हर शोबा में जो वो देखेंगे कि आपकी एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आपके रोबोटिक असिस्टेंट्स होंगे, ब्लॉकचेन पूरा एक कंसेप्ट है जिसमें जो है वो एआई का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल किया जाता है। और अब ब्लॉकचेन का दौर आ रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो रही हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, वो एक अलहदा है टॉपिक्स है। डीप लर्निंग एक जो हमारे पास एक समझ लें कि एल्गोरिदम है, और ये एल्गोरिदम इतना ज़बरदस्त एल्गोरिदम है, ये इतनी अच्छी टेक्निक है कि पिछले ये तकरीबन डीप लर्निंग का जो दौर है वो समझें कि कोई 2015-16 से स्टार्ट हुआ है। 2015-16 से पहले वाली जितनी टेक्निक्स थी उनमें से मोस्टली को जो है वो अब हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट टेक्निक हो गई, अब उनका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। अब आने वाले दौर में डीप लर्निंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये डीप लर्निंग क्या है, हमारा पूरा एक टॉपिक है, हम इस कोर्स में इसको पढ़ेंगे। साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिग डाटा के लिए बात करें, तो आप फ्यूचर के जितने भी ट्रेंड्स हैं आने वाले दौर में, जो भी आप फील्ड समझते हैं, उनमें से हर एक फील्ड में जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़रूर जो है वो अमल दखल होगा।
स्लाइड नंबर 10 पे अब हम बात करते हैं इसकी टाइप्स की। अमूमी तौर पर हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हम उसको दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दो बुनियादी जो है वो टाइप्स हैं। एक को हम टाइप 1 कहते हैं और दूसरे को जो है वो टाइप 2 कहते हैं। टाइप 1 को अगर फर्दर हम डिवाइड करें, जैसे कि स्लाइड नंबर 10 पे मेंशन किया गया है, तो ये तीन मज़ीद किस्मों में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं नैरो एआई, जर्नल एआई और स्ट्रॉन्ग एआई। इसी तरीके से अगर टाइप 2 को हम फर्दर डिवाइड करें तो ये जो उसकी चार किस्में हैं, रिएक्टिव, लिमिटेड, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस, ये फर्दर उसकी जो है वो किस्में बनती हैं। अब टाइप 1 में जो हम लोगों ने चीज़ें लिखी हैं और टाइप 2 में जो चीज़ें लिखी हैं, ये फर्दर स्लाइड्स में हम लोगों ने जो है इसकी डिटेल दी गई है। जैसे स्लाइड 11 की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप 1 की जो है वो इसमें एग्जांपल दी जा रही है आपको। और मैं इसमें ये एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ जो यहाँ पर, कि टाइप 1 जो भी हमने बनाई है ये कंपैटिबिलिटी के लिहाज से, काबिलियत की बुनियाद पर जो है वो हम लोगों ने इसकी टाइप जो है वो क्रिएट की है। ये बुनियाद क्यों हमने रखी है टाइप 1 इसकी कंपैटिबिलिटी? देखें, जब हम चीज़ों की बुनियाद चेंज करते हैं ना तो उससे जो किस्में बनती वो भी चेंज हो जाती हैं। मैं अपनी बात को कुछ यूँ वाज़िया करूँगा। मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि आपकी क्लास को डिवाइड करें दो हिस्सों में, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ तरीके इख्तियार कर सकते हैं। अब वो हर तरीके को मैं एक बुनियाद कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप बुनियाद बनाते हैं जेंडर। अगर आपने जेंडर बुनियाद बनाई है, आप कहते हैं ठीक है जी, फीमेल एक साइड पे और जो है वो मेल एक साइड पे, तो आपने बुनियाद क्या बनाई यहाँ पे? जेंडर बनाई। तो आप कहते हैं कि नहीं, हम बुनियाद बनाते हैं नंबर। जिनके नंबर 50 से ऊपर है वो एक साइड पे, जिनके 50 से नीचे वो दूसरी साइड पे। अब दोनों सूरतों में जो क्लास की डिवीजन हुई वो अलग-अलग होगी, क्योंकि आपकी बुनियाद अलग-अलग है। इसी तरीके से आप तीसरी बुनियाद बना लेते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, रोल नंबर 0 से 4 जो हैं वो एक साइड पे आएंगे और जो रोल नंबर 6 से 9 है वो दूसरी साइड पे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अब जो बुनियाद बनेगी वो पहली दो से बिल्कुल अलग बनेगी। तो यहाँ पर अभी जो हमने टाइप 1 कह रहे हैं, तो इसको टाइप 1 को बनाने के लिए जो चीज़ बुनियाद रखी गई वो कैपेबिलिटी रखी गई, काबिलियत रखी गई है। तो काबिलियत की बुनियाद पे हम जो है यहाँ पे टाइप 1 को क्रिएट कर रहे हैं। तो हम उसमें सबसे पहले हमने तीन किस्में उसमें पढ़ी थी। स्लाइड नंबर 10 पे अगर हम जैसे देखा था, हमने कहा था तीन किस्में हैं उसकी, नैरो एआई, जर्नल एआई और सुपर एआई। नैरो एआई क्या है कि डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। अगर हमारे जो मशीन्स हैं जिस एक टास्क के लिए हमने बनाई हैं वो उस टास्क को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हैं, तो हम उसे कहते हैं वो नैरो एआई है। तो नैरो एआई ये आजकल हम जिस जगह पर मौजूद हैं, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो नैरो एआई पे मौजूद है। इसलिए स्लाइड 11 में हमने सिंबल में इसको बताया गया, वी आर हेयर। तो करंटली एआई के हम इस लेवल पर हैं जिसे हम कहते हैं नैरो एआई। अब हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, जैसे एक मशीन है जो कि हम कहते हैं चेस खेलती है, वो सिर्फ चेस ही खेल लेगी। आप उससे कहेंगे वो पॉकर खेल ले या वो कोई और गेम खेल ले, तो वो नहीं खेल सकेगी। आप एक मशीन बनाते हैं जो कि गाड़ी के पार्ट्स को आपस में संभल करती है, वो सिर्फ वही काम कर सकती है। आप उसको कहेंगे बाइक के भी संभल करने, वो नहीं कर सकेगी, हालांकि वो भी तो पार्ट्स ही संभल करना है, लेकिन वो नहीं कर सकती। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और वो सॉफ्टवेयर आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो सिर्फ मेडिकल की प्रोवाइड कर रहा है। तो डेडिकेटेड फॉर वन टास्क। हमारे जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो जिस पर्पज़ के लिए बनाए जा रहे होते हैं वो उसी पर्पज़ को जो है फॉलो कर रहे होते हैं। इस अगर जनरल एआई की बात हम करें तो हम कहते हैं कि अगर एक मशीन इस तरीके से बिहेव करे कि जैसे कि एक इंसान करता है, तो हम उसे कहेंगे कि उस मशीन में जर्नल एआई है। इफ़ मशीन कैन बिहेव लाइक अ ह्यूमन बीइंग देन इट्स कॉल्ड जर्नल एआई। और अभी तक कोई ऐसी मशीन मार्ज़ वजूद में नहीं आई है जो कि जर्नल एआई पर इम्प्लीमेंट करती हो। हाँ, एक रोबोट आया है जिसे सोफिया का नाम दिया गया, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। ये काफ़ी हद तक जर्नल एआई पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। तो इसकी ज़रूर एक दो वीडियोस आप लोग देखिएगा। बहुत अच्छे इसके इंटरव्यूज़ हैं जो कंडक्ट किए गए हैं सोफिया के साथ। सोफिया बेसिकली एक रोबोट है और वो रोबोट के साथ आप कम्युनिकेशन करें तो वो जो है आपको उसमें बड़े प्रॉपर उसके आंसर आते हैं। दूसरा, उसकी जो शेप रोबोट की बनाई गई है वो फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसलिए उसका नाम जो भी एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोफिया रखा गया। आप इसको यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रोबोट है।
और जो तीसरी इसकी किस्म है, इसे हम कहते हैं सुपर एआई। सुपर एआई से हम मतलब ये है कि एक मशीन एक इंसान से भी अच्छा अगर काम करती है, कि उसकी सोचने की, समझने की, काम करने की, लॉजिक्स डेवलप करने की, जो रीजनिंग करने की जो सलाहियत है, वो एक इंसान से भी अगर ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो फिर हमारी जर्नल एआई की किस्म में आता है। अगर हम टाइप 2 की बात करते हैं, तो हमने टाइप 2 जो बनाई है वो फंक्शनैलिटी की बिहाफ पे बनाई है। देखिए, टाइप 1 जो हमने बनाई थी वो किसकी बिहाफ पे बनाई थी? वो कैपेबिलिटी के बिहाफ पे बनाई थी। और जो टाइप 2 अब हमने बनाई है, ये हम लोगों ने फंक्शनैलिटी के लिहाज से बनाई है। ये बात बिल्कुल वही होगी जैसे मैंने अभी पहले एग्जांपल दे रहा था, कि जब हम टाइप चेंज करते हैं अपनी जो है वो अपनी बेस चेंज करते हैं, तो बेस चेंज करने से क्या होता है, हमारी टाइप जो है वो चेंज हो जाती है। हमारी जो वजूद में इकसाम वजूद में आती हैं वो चेंज हो जाती हैं। जैसे कि रोल नंबर के बिहाफ पे डिवाइड करना क्लास को, मार्क्स के लिहाज से डिवाइड करना, जेंडर के लिहाज से डिवाइड करना, तो ऑब्वियसली तीनों में जो एग्ज़ाम बनेगी वो अलग-अलग बनेगी। तो टाइप 2 जो अब हमने बनाई है वो फंक्शनैलिटी की बिहाफ पे बनाई है, और उसमें जो पहले हमने लिखा वो है रिएक्टिव मशीन्स। रिएक्टिव मशीन्स क्या होती हैं, ज़रा एक दफ़ा पढ़ लीजिए सारे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने पॉज करके इसको पढ़ लिया होगा। तो अगर हम पहली रिएक्टिव मशीन्स की बात करें, तो ये इस तरह की मशीन्स हैं जिनमें मेमोरी नहीं होती। मैं बहुत इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा। रिएक्टिव मशीन में जो वो मेमोरी नहीं होती है, और ये आपके करंट सिनेरियो में सिर्फ काम करती है। उस पहले जो प्रीवियस नॉलेज है वो उसके पास इतना सेफ नहीं होता है। जैसे कि आपकी एग्जांपल है चेस की जो गेम बनाई थी IBM डीप ब्लू, वो उसकी एक एग्जांपल है। अब उसने पिछले 6 जो चाल चली हुई हैं शतरंज में, वो कौन सी चली हैं वो उसके पास सेफ नहीं है। हाँ, उसके पास ये ज़रूर सेफ है कि रूल्स क्या हैं। तो उसकी जो मेमोरी है वो इस पॉइंट हिस्ट्री जो है स्नैरियो की, या आपकी जो है स्नैरियो की हिस्ट्री जो है वो उस अपने पास जो है वो उसको सेफ नहीं करता है। बात करें सेल्फ अवेयरनेस की, तो सेल्फ अवेयरनेस वो होती है, वो हमारी किस्म है जिसमें हम कहते हैं कि मशीन के पास एक छोटी सी मेमोरी होती है। वो मेमोरी जो है वो अपनी हिस्टोरिकल जो उसकी चीज़ें होती हैं वो उसको सेव करती है। और इसकी मिसाल आप यूँ समझ लें कि जैसे हम जो हमारी गाड़ियाँ हैं, अगर उस गाड़ी की हम बात करें, तो वो अपने पास महफूज रखती हैं अपनी हिस्ट्री को। कि जैसे हमने उसे ये कहा जी कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है और फ्लप बी जो पॉइंट है वो उसका डेस्टिनेशन है। अब वो अपने पास उसको महफूज रखेगा, और जितना वो सफ़र तय कर लिया उसने, वो उसको भी अपने पास जो है वो महफूज रखता है। तो इन में जो है एक मेमोरी जो है वो इनमें मौजूद मौजूद होती है। लिमिटेड मेमोरी इसलिए इसको जो है वो कहा जाता है। स्लाइड नंबर 13 पे अगर हम बात करें, तो हमारे पास थ्योरी ऑफ माइंड है और सेल्फ अवेयरनेस है। थ्योरी ऑफ माइंड क्या है कि हम कहते हैं कि एक इंसान की इमोशंस, उसके बिलीफ और उसको समझना, जिस तरह एक इंसान काम करता है, तो हम उसे कहते हैं वो थ्योरी ऑफ माइंड है। लेकिन अगर एक मशीन इतनी इंटेलिजेंट हो जाती है कि वो अपने आप को सेल्फ अवेयरनेस में चले जाती है, अपने आप को पहचानना शुरू कर देती है, अपने जज्बात को, अपने सेंटीमेंट को समझना शुरू कर देती है, तो उसे हम फिर कहते हैं कि वो सेल्फ अवेयरनेस है।